ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाली हैं, इनके परपेंडिकुलर होंगी। देखो परपेंडिकुलर है ना। अब परपेंडिकुलर ये है, एरो ऊपर बनाए कि नीचे, तो आपको बता दूं ऊपर एरो बनाना चाहिए क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड गोज टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो मतलब आप देखोगे बार बार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ सबसे कम, तो इस तरह से पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा लगातार। ठीक है, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोगों को कहीं लाइन ऑफ फोर्सेस दे देगा तो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस आराम से बना सकते हैं। वैसे भी मैंने एक बात बताई थी, अगर पॉइंट चार्ज हो तो अपने आप ही हमने बोला था स्फेरिकल बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल। और अगर लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज हो तो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बनेगी। और अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो प्लेन शीट बनेगी। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो प्लेन शीट बनेगी। ठीक है, तो ये होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्फेरिकल, लाइन चार्ज हो तो सिलेंड्रिकल, और इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो प्लेन शीट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहली प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सीबीएसई को बहुत पसंद है एक टॉपिक। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि no work done is required to move a charged particle in an equipotential surface. No work done is required. No work done is required to move a charge in an equipotential surface. In an equipotential surface. ठीक है, जैसे आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कहीं पर अगर हम क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाएं और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो तो दैट इज W is equal to Q naught into delta V, where Q is the moving charge and delta V is the potential difference between the points. मान लो बाय द वे कहीं पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो कुछ ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे दी गई है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये किसी ने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है, हम A से B तक एक चार्ज को ले जा रहे हैं। अब आप दिमाग लगाओ, A से B तक ले जाओगे तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है, इफ इट इज एन इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल, तो मैं लिखूंगा VA इज इक्वल टू VB, दोनों बराबर होंगे। तो बताओ डेल्टा V इज हाउ मच, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो B से A जा रहे हैं तो फाइनल हो गया A माइनस B। तो अगर आप देखो A और B एक तो बराबर है और A से B तक ले जाने में आपको पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, फिर तो 0। तो आप बताओ फिर वर्क डन कितना करना पड़ा, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा V की वैल्यू हो गई 0। आपको कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में कहीं भी मूव करोगे तो आपको कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात बताई थी मैंने कुछ दिन पहले कि जितने भी कंडक्टर होते हैं उनके अंदर अगर कोई चार्ज कंडक्टर है वो किसी शेप का हो, ऑलवेज ट्रीटेड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपको पता है ये बात जेईई मेंस में भी पूछी गई है और स्कूल एग्जामिनेशन में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ऑल कंडक्टर्स, ऑल चार्ज्ड
conductor treated as equipotential surface. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। जैसे मान लो कोई ये है कंडक्टर, अजीब शेप का जरूर लग रहा है, अमीबा पैरामीशियम जैसा, लेकिन फिर भी आप इसको चार्ज करके बैठे हो, ठीक है। और मान लो आपसे पूछे कि बताओ यहां से यहां जाना है आपको, वर्क डन बोला गया W1, यहां से यहां तक जाना है, वर्क डन हो गया W2, और यहां से यहां जाना है, वर्क डन W3 बोला गया। एक चार्ज Q0 को यहां से मूव करवाना है। समझना, एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, उसको तीन डिफरेंट पोजीशन से पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे। दिस पॉइंट इज ए, और यहां से बी ले जाना है मेरे को, यहाँ सी ले जाना है, और यहाँ पर डी ले जाना है। तो ए से बी जाएगा, ए से बी, ए से सी, और ए से डी। ये तीन पॉइंट की तरफ हमें जाना है। तो आपसे पूछेगा हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड, मतलब रिलेशन बिटवीन वर्क डन, इन तीनों वर्क डन में कंपैरिजन बताना है। हमने क्या बोला, जितने भी चार्ज कंडक्टर होते हैं वो इक्विपोटेंशियल होते हैं, हर जगह उनके पोटेंशियल सेम होते हैं। मतलब ए पर पोटेंशियल, बी पर पोटेंशियल, सी पर पोटेंशियल, डी पर पोटेंशियल सब सेम होंगे। तो हमें ये पहचानना जरूरी है बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क में लाइन लगा के पूछे गए, आप कहीं भी देख लो। ये चहीता टॉपिक है जेई मेंस का, मेडिकल का, और सीबीएसई का कुछ ज्यादा चहीता है। ठीक है, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर है क्योंकि इक्यू पोटेंशियल, और ए का पोटेंशियल सी का भी बराबर है, डी का भी बराबर है, बिकॉज इक्यू पोटेंशियल है, बिकॉज इक्यू पोटेंशियल है। ठीक है, बिकॉज ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। ओके, अब ये बताओ यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन फिर मैं कहूंगा जितना होगा, क्योंकि यहां से ऐसे फॉर्मूला लिखूंगा Q इंटू डेल्टा वी। यार एक बताओ, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया पहले वाले में भी, फिर तो दूसरे वाले में भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्यू चार्ज को जब यहाँ से यहाँ लाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। फॉर्मूला होता है Q नॉट इंटू डेल्टा वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आने पे जीरो मिलेगा, इसलिए वर्क डन फिर से जीरो। और तीसरे केस में भी वर्क डन जीरो है। कुछ मंदबुद्धि बच्चे क्या कहते हैं, सर इसमें सबसे कम वर्क डन होगा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सब उसके नंबर। ना ना, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल कि एक डाइपोल है, डाइपोल समझते हो ना आप, जानते होगे डाइपोल, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ रखा, एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ रखा, सेंटर डाइपोल का ये है, और इस डाइपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल और एक्सियल और जर्नल तीन कंडीशन होती हैं। दिस इज एन एक्सियल कंडीशन, इक्वेटोरियल, ये। तो इक्वेटोरियल कंडीशन पे तो ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है, ठीक, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये एक्सियल लाइन। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक मैंने पॉइंट ले लिया P, और P से उस चार्ज Q0 को मूव करवा के ला रहा हूं P से B की तरफ। P से लाया, सॉरी B डैश मान लो, है ना। मैं कौन सा चार्ज ला रहा हूं जरा ध्यान से देखें, एक Q0 चार्ज को लेके आ रहा हूं बच्चों। इक्यू पोटेंशियल, सॉरी, डाइपोल की इक्वेटोरियल कंडीशन में एक चार्ज को P से B तक लाना है मेरे को, B डैश तक यहाँ। तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैंने आपसे क्या बोला था, इक्यू पोटेंशियल है या नहीं इसको पहचानो। एक्चुअली क्या होता है, डाइपोल की इक्वेटोरियल कंडीशन अगर आपको याद हो, फॉर इक्वेटोरियल कंडीशन, फॉर इक्वेटोरियल कंडीशन
पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हम यहां से यहां आना है मेरे को, तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा V। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्यू नॉट तो ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये होता है P पॉइंट से कहां पहुंच रहे हो, B पॉइंट तक, तो मैं लिखूंगा फाइनल हो गया B डैश माइनस इनिशियल पॉइंट है P। P से आप B डैश पे पहुंचे हो। लेकिन नजर डालो, ये दोनों ही पॉइंट इक्वेटोरियल कंडीशन में, और इक्वेटोरियल कंडीशन में पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो हम कहेंगे VB डैश की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, और VP की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0। तो जब दोनों 0 रखोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मतलब कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, बस दिमाग ये चलना चाहिए कि इक्वी पोटेंशियल लाइन है या नहीं। मैंने एक दिन तब भी ये बात बताई थी, जब मैं इस टॉपिक को आपको समझा रहा था, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा डाइपोल की इक्वेटोरियल कंडीशन में। ठीक है, एक्सियल में होता है KP अपॉन R क्यूब R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करना सीखना। किसने बोला कि ये HCV का क्वेश्चन है और SL अरोड़ा का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ये सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक, यहां एक पॉइंट चूज कर लिया मैंने P, और P से मैंने 3 रास्ते चूज किए, एक रास्ता, 2 रास्ते, तीसरा रास्ता, B, C और D। कोई स्फेरिकल सरफेस है, एक चार्ज Q नॉट को P पॉइंट से लेके आऊंगा, Q नॉट यहां पर चार्ज रखा है, Q नॉट चार्ज को P से P से C और P से D, इन तीनों रास्तों में लेके आऊंगा, तो मुझे वर्क डन कितना करना होगा, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो P से P से C और P से D लाने में हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क डन करना चाहिए मुझे, इसके बारे में बात करें। नजर ये डालो जरा कि जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये चार्ज अगर सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से R दूरी पर पोटेंशियल यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। आप पूछोगे ये कैसे, बताता हूँ। अगर ये सेंटर से कहीं और रख दोगे, इस वाले चार्ज को सेंटर से हटा के रख दोगे, तो भाई साहब ये वाली सरफेस की पोटेंशियल नहीं हो। लेकिन अगर इस चार्ज को सेंटर पे रख दोगे, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज K Q डिवाइडेड बाई R। तो K तो कांस्टेंट है, और सोर्स चार्ज Q सभी के लिए सेम है, मतलब मैटर करेगी पोटेंशियल का बदलना दूरी पर निर्भर करेगा, दूरी पे डिपेंड करेगा। इसलिए इस चार्ज से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे है। इसलिए मैं लिखूंगा VP इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD। चारों पॉइंट बराबर हैं, इक्वल पोटेंशियल वाले हैं। ये ऐसा इसलिए मेंटेन हो गया क्योंकि चार्ज जो है सेंटर पे रख दिया है, और चार्ज सेंटर पे रखने की वजह से सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो अब आपको वर्क डन निकालना है किसी भी प्रोसेस में, तो आप समझ गए होंगे सारे पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है, तो फिर चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, तीनों ही प्रोसेस में वर्क डन आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल आप देख सकते हो हर जगह सेम है, इक्वी पोटेंशियल है। इसलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये मामला बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हर पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा, और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये आंसर है। तो आप फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस से सारे के वर्क डन सेम आने वाले हैं। ठीक, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी ना कट नहीं कर सकते। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर। टू equipotential surface cannot intersect each other। ये आया एक सरफेस,
ये आया एक्सर, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। यहाँ पर दोनों आके कट कर गए। अब अगर दोनों यहाँ पर आके कट कर जाएंगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि आप कहते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, मतलब यहाँ का पोटेंशियल V1 यहाँ V1 यहाँ V1 यहाँ, तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल फिर से हमें क्या मिल जाएगा, V1। और अगर V2 की बात करें, यहाँ पोटेंशियल V2, यहाँ भी V2, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो फिर P पॉइंट V2 भी होना चाहिए। तो बताओ क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? बिकॉज एट ए कॉमन पॉइंट टू डिफरेंट पोटेंशियल विल अवेलेबल। जबकि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई? इस वाले पोटेंशियल पर V1 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 यहाँ तक होना चाहिए, तो यहाँ भी V1 होना चाहिए था। ठीक, चलो इसकी बात देखते हैं। यहाँ V2 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 V2, तो फिर P पे भी V2 होना चाहिए था। ये एक पॉइंट पे दो दो अलग अलग पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे बिकॉज, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज एट अ पॉइंट टू डिफरेंट पोटेंशियल कैन नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, फोर्थ पॉइंट आता है सबसे आखिरी इसका, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में ये बोला जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, ये ऊपर से निकल सकता है। यार एक बताना जरा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है कि नहीं, या डेल्टा v बाई डेल्टा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस दुनिया में जितने भी बनाओगे ना, सब पैरेलल बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझना। ये प्लस चार्ज है, ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज यूं बनेगी, समझना, फिर आपको बढ़िया से इसमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये है। तो ये आप देख सकते हो ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे लिए, ये चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है, अब E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए बनेंगी तो स्फेरिकल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, चार्ज के चारों तरफ अगर हम बैठे हो बिल्कुल क्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा होती है, पावरफुल। चार्ज के क्लोज से देखो, यहाँ पर फील्ड ज्यादा पावरफुल होगी, यहाँ वीक होगी क्योंकि लाइंस दूर हो जाएंगी। जहां पर फील्ड ज्यादा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अभी ध्यान ना दें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मुद्दा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मतलब अमाउंट से, है ना। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल डिफरेंस को हटाएं और बीच की दूरी के ऊपर नजर डालें, तो वो कुछ ऐसे वेरी करता है, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। मतलब हर ये वाला इक्विपोटेंशियल अगले वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितने गैप रखेगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कैसी है। समझो साहब, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर है तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, ई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर घटेगा। सॉरी, उल्टा बोल गया। अगर दूरी ज्यादा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मान लो कहीं पर ज्यादा है, ई की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा आर कम हो जाएगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप कम हो जाएगा। और अगर कहीं पर फील्ड वीक हो गई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के गैप बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जब तक हम इस चार्ज के पास रहेंगे ना, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे और क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलती जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के गैप्स बड़े होते चले जाएंगे। समझ में आया क्या मेरे बच्चों? देखो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पास पास बनेंगे, कहाँ दूर दूर बनेंगे, डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, शेप एंड क्लोजिंग बिटवीन टू surfaces, two equipotential surfaces depend on electric field
स्ट्रेंथ, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है पे डिपेंड करेगा सब पे, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है वहां थोड़े से क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, और जहां वो वीकर होती चली जाएगी वहां थोड़ा दूर होता चला जाएगा। मतलब अगला यहाँ पर मान लो 2 मीटर है, तो अगले में अगला जो बनाओगे वो 4 मीटर होगा, क्योंकि फील्ड और वीक हो जाएगी। तो जैसे जैसे फील्ड वीक होती जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। एक और मजेदार बात देखो, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में पैरेलल हैं, देखो पैरेलल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात सुन लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी कट नहीं कर सकते, टच कर सकते हैं वो। एक और बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा पैरेलल होते हैं, और जहां फील्ड स्ट्रांग होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज हो जाते हैं, और जहां फील्ड वीक हो जाती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो जाते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक प्लस चार्ज बनाया और एक मैंने माइनस चार्ज बनाया, ये आपस में इंटरेक्शन में है, मतलब क्लोज कॉल है एक दूसरे के लिए, अगल बगल बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ये बढ़िया केस है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ होगी, आओ देखें। देखो इस प्लस, अगर हम यहाँ पर फील्ड के बारे में सोचें तो इस प्लस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द सिस्टम इन दिस डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस वन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों फील्ड एंटी है इसलिए फील्ड रिड्यूस हो जाएंगी कहीं ना कहीं। इधर आ जाओ, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, और ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए टुवर्ड्स आएगी, बोथ आर अपोजिट, दैट्स व्हाई द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस देयर वैल्यू। But if we talk about the electric field between these charge प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में मैं कहीं अगर डिस्कस करूं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होंगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ज्यादा है इसलिए शेप ऐसा बनेगा। देखो यहां पर फील्ड वीक है, थोड़ा दूर हो गई, यहां देखो यहां क्लोज है लेकिन देखो यहां दूर हो गई, देखा, यहां क्लोज होती जा रही है और वहां खिसकती जा रही है, देख सकते हो ओवल शेप। जब मिड पे आओगे तो पोटेंशियल दोनों की वजह से क्योंकि जीरो हो जाएगा, इसलिए इधर वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस और इधर वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में टच कर जाएंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस टच कर सकती हैं लेकिन कट नहीं कर सकती बच्चों, ठीक। अब देखो चार्ज के चारों तरफ फील्ड स्ट्रॉन्गर है, न्यू, ठीक है, कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो ये है देखो इक्विपोटेंशियल, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनते हैं, क्लियर। तो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको बताया। ओके बच्चों, तो इसमें ये देख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में टच कर सकती हैं, और एक अजीब सी बात यह है कि देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप ज्यादा है, लेकिन देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम है, कारण दोनों चार्ज के बीच वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ताकत ज्यादा है, दैट्स वाई मैंने कुछ ऐसे शेप बनाए हैं, जबकि इस साइड पे मैंने थोड़ा दूर दूर बनाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप इस बात पे डिपेंड करता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जैसे यहाँ पर कोई सर्कुलर शेप नहीं, थोड़ा ओवल है, ओवल शेप इसलिए रखा है क्योंकि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये जीरो पोटेंशियल वाली है, ये जीरो पोटेंशियल वाली है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है, उसकी वजह से मिड पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों का जीरो हो गया, इसलिए। तो मोटी मोटी बात, मोटी बुद्धि वाले बच्चों के लिए वो इतना इतना रखेंगे, कुछ ऐसा शेप बनाना है, यहाँ पर फील्ड क्लोज बनानी है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज बनाना है, और पीछे साइड दूर दूर बनाना है, जैसे यहाँ पर थोड़ा दूर बनाना है, यहाँ हमने उल्टा बना दिया, क्लोज बनाना है यहाँ, और यहाँ दूर बनाना है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जहां पर ज्यादा होती है वहां बीच की दूरी कम हो जाती है, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली हैं। एक और बात इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में
सीबीएसई पूछता है कि ऐसा, सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में सीबीएसई पूछता है। क्वेश्चन सुन लो एक बार अच्छे से। वो पूछता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to equipotential surface। ठीक है, ठीक है, why electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखते हैं क्यों होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो, जैसे अभी मान लो एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म ऐसे लगी हुई और मैंने ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी। ठीक है, ये ए बी और ये सी, ए बी और ये सी। ठीक है ना, तो जब लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करेंगी तो ए बी और सी को एक साथ मिलेंगी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी और सी पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक बात है। अगर हम इंक्लाइन कर देते तो क्या होता है, ये प्लेन ऐसे ना रख के यूं कर देते, अब क्या होता, ऐसे रखने से ए पॉइंट तो ये हो जाता, बी ये हो जाता, सी ये हो जाता। मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट मिलता है वो ए पॉइंट मिलता है, वो बी पॉइंट मिलता है, फिर बाद में सी पॉइंट मिलता है। अगर आप अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ना रख के थोड़ा इंक्लाइन रख देते ना, तो देखो हर एक पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होता है। सो एट ईच पॉइंट डिफरेंट different potential will obtain, potential will obtained। so जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर आपने परपेंडिकुलर नहीं रखा तो परपेंडिकुलर रखने से फायदा क्या होता है, जितने भी पॉइंट पड़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब ट्रेवल करके आएंगी सबको एक साथ मिलेंगी, इसलिए सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इंक्लाइन कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले ए को मिलेगी, फिर बी को, फिर सी को, मतलब ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो जाएगा, बी का उसके बाद और सी का सबसे लास्ट में। तो बी ए, वीबी और वीसी। जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ऐसी बदतमीजी बिल्कुल नहीं होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में तीनों के पोटेंशियल बराबर होते हैं मेरे बच्चों, इस वजह से आप ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, इसके हम एक और रीजन दे सकते हैं लेकिन वो फालतू का है, टाइम वेस्ट, मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा लॉजिकल है। क्योंकि अब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रखते हो तो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होते हैं, अगर आपने घुमाया तो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के नहीं हो पाएंगे, इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन ही फेल हो जाएगी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा, और इंक्लाइन रखने से हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल विल ऑब्टेन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल ऑब्टेन हो जाएंगे ए बी और सी पर। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से आपको पोटेंशियल के बारे में बताया। सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए का है, फिर बी का और फिर सी का। तो ए बी और सी, ये आपके सामने एक सिस्टम बना दिया मैंने। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बहुत चर्चा हो गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, उसको और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, ये y वर्सेस x कर्व, वही अभी थोड़े पहले ऐसे ही कुछ दिखाया था आपको। ये y वर्सेस x कर्व बना हुआ है। ठीक है, ये y वर्सेस x, यहाँ पर कुछ ऐसी सरफेसेस बना दी गई इसमें, एक, दो, ये देखो तीन। ठीक, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट,
30 वोल्ट। ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट 10, हर एक पॉइंट 20, हर एक पॉइंट 30। ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल होती है। तो वैसे भी अगर ना भी देता ना, तो अगर ये एंगल 30 होता तो ये अपने आप ही 30 डिग्री। क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा इनके बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन सबसे पहले बात करें तो वही कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ये 20, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जहां पर अगर फील्ड लाइंस यूं चली गई या यूं चली गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ एंगल के बेस पे डायरेक्शन देनी। अच्छा एक बताओ, इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ? सर इधर की तरफ क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चलती जाती हैं, इसलिए नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और अगर आप उसका एक्स एक्सिस से एंगल पूछोगे, एक्स एक्सिस ये है, ये 30 है, और ये वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है 90, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक्स एक्सिस से अगर आप देखोगे बेटा, ये एक्स एक्सिस है, इससे कितना हो जाएगा 30, और ये वाला एंगल 90, मतलब 120 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड चलती हुई दिखाई देगी। 120 डिग्री एंगल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 + 30 120। ठीक है, तो 120 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगी। यहाँ भी 120 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं दिखेगी आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो एंगल आप कहीं भी देखोगे तो ये 30 और ये 90, 120, 30 और 90, 120, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 120 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल पे जाएगी। डायरेक्शन तो हो गई, अब बात आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये वाला हमने चूज कर लिया, एक यहाँ चूज कर लिया, कोई दो पॉइंट यूज कर लो। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख देता हूं मैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन at 135 1 sorry 120 degree, 120 degree, at 120 degree from पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पर। ठीक है, अब बात आती है इक्विपोटेंशियल की। तो देखो यहाँ पर ऐसे बना था एक सरफेस और एक ऐसे बना था, और ये जो गैप